दिल्ली में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। राज्य में हवाई सेवा और 3 रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर हुई बात। उत्तराखंड में हरियाणा चुनाव जीत का जश्न। कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। जीत के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। उत्तराखंड में सभी प्रमुख सेवाओं से परस्पर जुड़ा होगा यूसीसी पोर्टल। तुरंत होगा सत्यापन। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू किया जा सकता है। पहाड़ का सफर अब होगा सुखद। अगले हफ्ते आएगी 130 रोडवेज बसें। उत्तराखंड रोडवेज इन बसों का करेगा संचालन। वायुसेना की सबसे बड़ी कार रैली शुरू। सियाचिन ले श्रीनगर होते हुए 14 अक्टूबर को पहुंचेगी देहरादून। ये दिल्ली वायुसेना के इतिहास की सबसे बड़ी कार रैली। शहीद सैनिकों के परिजन भी अब रोडवेज बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा। प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यशु शुक्ला। खबर कोटद्वार से है, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीतकर सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी की इस जीत पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी अपने जारी एक बयान में कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे जिस तरह 2 घंटे तक रोक के रखे गए वो किसी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। के जो अपने रूप में ले रहे हैं, ये इसमें बहुत बड़ा घालमेल लगता है, क्योंकि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और जनता का जो रुख था वो बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में था। और उस हिसाब से जब एग्जिट पोल भी हुआ उस हिसाब से भी उसमें भी कांग्रेस आगे थी। तो जो 2 घंटे का जो गैप बीच में आया, सूचनाओं को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, तो उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये देयर इज़ समथिंग ब्लैक इन द बॉटम हमें महसूस होता है। और ये जनता का फैसला है, स्वीकार करते हैं, कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है। लेकिन जो एक जन भावनाओं के अनुरूप जो निर्णय आना था उसमें कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और डूंगी विधायक बंसीधर भगत का रामलीला से विशेष लगाव है। शहर के ऊंचा पुल की रामलीला उन्होंने 24 वर्ष की उम्र से कुसुमखेड़ा की रामलीला में अंगद व परशुराम के किरदार निभाकर अभिनय की शुरुआत की थी। 1976 में ऊंचा पुल की रामलीला में मंचन करना शुरू किया गया, जहां दशरथ का किरदार निभाया तो निरंतर चलने आ रहा है। उन्होंने हनुमान, रावण, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, महिला पात्र के पाठ कभी नहीं खेले। उनके अलावा सभी पाठ खेले हैं। विधायक बंसीधर भगत बताते हैं कि वो पिछले 55 वर्षों से रामलीला के पात्रों का किरदार निभा रहे हैं। बहुत लंबे समय से, लगभग 55 वर्षों से हम रामलीला से जुड़े हैं और लगभग 41 वर्षों से मैं दशरथ का पाठ कर रहा हूँ। मैंने रामलीला में लेडीज पात्र छोड़ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान और रावण छोड़ के सभी पात्रों का अभिनय किया है। लेकिन 3 पात्र अंगद, परशुराम और दशरथ, ये मैंने लगभग 30 वर्षों तक इस स्टेज पर तीनों संवाद मैंने किए। हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय कालाडूंगी विधायक श्रीमान बंसीधर भगत जी 55 वर्षों से ऊंचा पुल की रामलीला से जुड़े हैं और लगभग 41 वर्षों दशरथ का पाठ खेलते हुए हो गए, अभिनय करते हुए हो गए। दशरथ का जो अभिनय वो करते हैं वो बिल्कुल सजीव अभिनय वो करते हैं। लोग दूर दूर से उनके अभिनय को देखने आते हैं और असल ज़िंदगी में भी वो राजा दशरथ की ही तरह है। देखिए, रामलीला, रामायण, सुंदरकांड हम सब लोग करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आराध्य हैं श्री राम जी, और उसमें आप अपने जीवन को कैसा बना सकते, कैसा बनाना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अमित शाह ने प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी व देहरादून भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा प्रबंधों, यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी को सजग सतर्क रहने के निर्देश दिए।
खबर देहरादून से है, जहां बॉलीवुड के स्थापित कलाकार परेश रावल उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ बंशीधर तिवारी से प्रदेश की नई फिल्म नीति की सराहना की। अपनी फिल्म पास्ट टेंस की शूटिंग में शामिल होने आए परेश रावल से परिषद के सीईओ भी मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान परेश रावल ने बताया कि हाल ही में वह अपनी 2 बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में कर चुके हैं। नई फिल्म नीति में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत शूटिंग करने की परमिशन देने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने पर खुशी जताई है। मसूरी नगर पालिका परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 19 किरासू भवनों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के बाद ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन ने शुरू कर दी है, जिसको लेकर नगर पालिका प्रशासन ने सभी 19 गिरासू भवनों के स्वामियों को 7 दिन का नोटिस देकर गिरासू भवन को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। 7 दिनों के बाद नगर पालिका प्रशासन स्वयं गिरासू भवनों को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई शुरू करेगा। वह ध्वस्तीकरण करने में आने वाला खर्च भी गिरासू भवन के स्वामियों से लिया जाएगा। अन्य एनजीटी ने एक सोमोटो लिया था और वो केस माननीय एनजीटी में चल रहा है, जिसमें ये हुआ था कि मसूरी भू धसाव जब 2022 में हुआ था तो उसमें ये हुआ था कि जो गिरासू बिल्डिंग है जिनसे कोई जनहानि हो सकती है उनको हटाया जाए। तो ये 2021-22 में सर्वे हुआ था जिसमें 19 बिल्डिंगें चिन्हित हुई थी। इन बिल्डिंगों को हटाने के लिए सीवीआरआई ने इनकी जांच करी, एमडीडीए द्वारा जांच करवाएगी। सीवीआरआई ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद प्रमुख सचिव महोदय निर्देश दिए इनको तत्काल हटाया जाए। तो उसी संबंध में 1 सप्ताह का नोटिस इनको दिया गया है कि ये स्वयं हटा ले या नगर पालिका और प्रशासन इसको हटाएंगे और इस पर जो दिया जाएगा वो उनसे वसूल किया जाएगा। खबर उदयपुर से, जहां शहर में पुराने विद्युत मीटरों के स्थान पर नए स्मार्ट प्रीपेड विद्युत मीटर लगाने की कवायद को तेज कर दिया गया है। अधीक्षण अभियंता विद्युत शेखर चंद्र पाठी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि रुद्रपुर सर्कल में करीब 1,60,000 प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र शामिल है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता किसी बहकावे में न आए। विद्युत बिल जमा करने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। घर बैठे ही मीटर को मोबाइल ऐप या ऑनलाइन रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी। जी, स्मार्ट मीटर खाली एक दिमाग का वहम है कि लोगों को स्मार्ट मीटर पता नहीं क्या है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तो उपभोक्ताओं को बहुत ही ज़्यादा फायदा है। आपके इस मोबाइल में आपकी घर की मीटरिंग का, आपके बिलिंग का एक डाटा हर समय आप देख सकते हैं। अभी क्या होता है, 1 महीने बाद आपके पास खाली एक बिल आता है जिसमें इतने यूनिट का बिल आ गया, आपको पता ही नहीं होता है, खाली यूनिट आती है। अभी इसमें तो आप हर घंटे हर मिनट देख सकते हैं कि मेरी बिजली कितनी चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने हमारे आदमी जाएंगे तो आपसे कोई पैसा उसका नहीं लिया जाएगा, तो मीटर बदला जाएगा। और मीटर की 10 साल की गारंटी है, कभी खराब भी हो गया तो विभाग उसे फ्री ऑफ कॉस्ट बदलेगा। आज के दिन जैसे मीटर खराब होता है तो आपको विभाग में आना पड़ता है, घूमना पड़ता है, फिर लाइन में चाहिए, सबको ढूंढना पड़ता है। अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डाटा उसका आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। बताया जा रहा है कि यूसीसी की नियमावली बनकर तैयार हो गई है। संबंधित कमेटी 1 हफ्ते के भीतर ये ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने जा रही है। इसके साथ ही यूसीसी से संबंधित वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी तैयार कर लिए गए हैं और इनकी लॉन्चिंग के बाद प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे ही अपना पंजीकरण करा सकेगा। आपको बता दें कि यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए गठित कमेटी की बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में बैठक हुई। इस दौरान समिति अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी पहले ही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐलान कर चुके हैं। यूसीसी के सभी धर्मों के समान अधिकार का प्रावधान किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कमेटी के ड्राफ्ट को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की
धामी सरकार राज्य की जनता से किए गए अपने सबसे बड़े वादे को पूरा करने जा रही है। जी हां, हम यूसीसी की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूसीसी की नियमावली बनकर तैयार हो गई है। यूसीसी के लिए गठित की गई कमेटी एक हफ्ते के भीतर यह ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने जा रही है। इसके साथ ही यूसीसी से संबंधित वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी तैयार कर लिया गया है। इनकी लॉन्चिंग के बाद प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे ही अपना पंजीकरण करा सकेगा। यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए गठित कमेटी की बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में बैठक हुई। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। तो आपकी जानकारी के लिए रूल बनाने वाली जो समिति गठित की गई थी मार्च फरवरी में, इसकी पहली मीटिंग फरवरी के आखिरी सप्ताह में हुई थी, उसने अब अपना काम रूल बनाने का पूरा कर लिया। आज की जो बैठक समिति की हुई है उसमें जो रूल बनाए गए हैं उसके जो फाइनल पॉइंट्स बचे हुए थे उस पर चर्चा हो रही है और रूल हमारा तैयार है। अब हम उसको प्रिंटिंग के लिए देंगे और प्रिंटिंग से जैसे ही हमारे पास आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर हम उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यूसीसी का ढोल लगातार भाजपा सरकार पीट रही है, लेकिन यूसीसी उत्तराखंड के हित में कैसे है इसका जवाब आज तक नहीं दिया जा रहा। उत्तराखंड का बेरोजगार रोजगार मांग रहा है, उत्तराखंड की जनता पलायन से तरस है, विकास की लगातार मांग हो रही है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पे सरकार फेल है। चौतरफा नाकामियों के बावजूद जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की रट सरकार लगा रही है। और हमने कहा आप जब यूसीसी लेकर के आ गए हैं, ये यूसीसी उत्तराखंड के बाहर कितना काम आएगा देश के, ये भी देश की जनता जानना चाहती है। अगर यूसीसी पर भाजपा गंभीर होती तो केंद्र में यूसीसी का बिल लेकर के आती जो पूरे देश पे लागू होता, लेकिन केवल राज्यों के सहारे चुनावी रणनीति साधना चाहती है भाजपा और यूसीसी पर कोई गंभीर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वो रटी रटाई बात कह रहे हैं। हमने चुनाव से पहले जनता के बीच में गए थे कि हम यूसीसी लाएंगे और उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया, दूसरी बार सरकार बनाई। हम जनता से किए वादे को पूरा कर रहे हैं। हम यूसीसी के कानून को हमने विधानसभा से पारित किया, उसके बाद राज्यपाल महोदय के यहाँ से उसकी अनुमति मिली और आज उसकी नियमावली भी लगभग तैयार हो गई है। और हमने जैसे जनता से वादा किया है कि हम 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू कर देंगे, हम उसको करने जा रहे थे। जो हमने जनता के सामने जो मुद्दे रखे थे, जिस पर जनता ने मैंडेट देकर हमारी सरकार बनवाई है, तो हम अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। और किसी भी सरकार के लिए ये अपने आप में एक बड़ा काम रहता है कि जो भी उसने जनता से वादे किए अपने वादों को पूरा करें। हम अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं। जनता की नज़रों में हम अपना काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं। हम इस बात से कंसर्न हैं। कांग्रेस क्या कहती है वो हमारे लिए बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो यूसीसी के विरोध में बोलेगी ही बोलेगी, क्योंकि उनका जो बेस वोटर है वो उसके विरोध में है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजिता प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। वहीं यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं धामी सरकार का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जो वादा जनता से किया था उसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। हालांकि विपक्ष यूसीसी को लेकर सीएम धामी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, धामी जी केवल जुमलेबाजी करते हैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी की तरह। यूसीसी बना ही कहाँ है उत्तराखंड में? ये मूर्ख बनाने का काम है। यूसीसी बना ही नहीं है। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं, चैलेंज देके कह रहा हूं, यूसीसी बना ही नहीं है। ये बेवकूफ बना रहे हैं। यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सामान। सामान्य का मतलब क्या होता है? सबके लिए एक समान। तो आपने राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग को छोड़ दिया तो यूसीसी कैसे हुआ? यू आर मेकिंग फूल ऑफ द पीपल। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल अ पर्सन ऑल ऑफ द टाइम्स, some of the people some of the times, but you cannot fool all of the people all of the times. आप हमेशा सब लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। यूसीसी बना ही नहीं है। जितने लोग यूसीसी बनाने की प्रक्रिया में थे वो उन्होंने सबने फ्रॉड किया है।
देखिए, ये सरासर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि भू कानून और मूल निवास को लेके यहाँ उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो काफी सक्रिय हो रहे हैं। उन लोगों को भू कानून और मूल निवास की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों को दबाने के लिए, ताकि ये मुद्दे जोर ना पकड़े, इसीलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। अब यूसीसी में तो हम लोगों का नुकसान है। जो मूल निवास 1950 की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यूसीसी आ जाता है तो वो तो पिछले जो 1 साल से आए हुए लोग हैं उनके अधिकारों को, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को बराबर करता है। और दूसरी चीज जो यूसीसी में है, आप लिव इन रिलेशन को लीगल कर रहे हो एक तरह से। आप ये देखिए कि आपने बोला कि लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आप इस देवभूमि में किस तरह का कल्चर लाना चाहते हो? सबसे पहली बात तो आपको लिव इन रिलेशन की बात ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यूसीसी के अंदर इस तरह के कई पॉइंट्स हैं जो इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं। देखिए, भू कानून और मूल निवास को लेकर भी हमारी जो है रिपोर्ट्स बन रही हैं और लगातार सभी के हमें सुझाव भी प्राप्त हो रहे हैं। एक सशक्त भू कानून देना हमारी प्रायोरिटी है। और जहां तक यूसीसी की बात है, जो हमने सबसे पहले जो वायदा यूसीसी का किया था उसको हम साकार करने जा रहे हैं और 9 नवंबर को होपफुली इस पर मोहर लग जाएगी। तो पूरा जो है, क्योंकि सारे काम हमारे हो चुके हैं, तो यहाँ पर विपक्ष जिस प्रकार से जो मुद्दा बना रही है, देखिए सभी कानून प्रदेश के लिए हितकारी हैं और कौन सा प्रायोरिटी में आना चाहिए। अब 25 वर्षों से जो इतने लंबित कार्य पड़े हुए थे उनको धामी जी मोहर लगा रहे हैं। सभी कानून धामी जी क्यों बना रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी जब ये सरकारों में थे? तो यहाँ पे कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी बाद में आनी चाहिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि सबसे ज्यादा जरूरत प्रदेश को किस चीज की है। और क्योंकि भू कानून जो है वो बहुत सारे अभी संशोधन उसमें लगातार चल रहे हैं, लगातार लोगों के हमें सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और सभी बुद्धिजीवियों के सुझावों के अकॉर्डिंग और जनता के अकॉर्डिंग हम भू कानून बनाने। कुल मिलाकर उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से यूसीसी को सिरे से खारिज कर सरकार पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। सवाल ये है कि क्या मान लिया जाए कि धामी सरकार 9 नवंबर को राज्य में यूसीसी को लागू करने जा रही है? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार की मंशा पर शक हो रहा है? क्या यूसीसी लागू होने के बाद महिला उत्पीड़न में कमी आएगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लासलगांव, अहिल्यानगर और नासिक के किसानों को होने वाला है। ये किसान प्याज, अंगूर, सहजन, अमरूद और अनार जैसे उत्पादों को बड़े बाजार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार जरूरी कदम उठा रही है। हमने बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को खत्म कर दिया है। गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। पर बॉइल्ड चावल पर निर्यात शुल्क भी आधा हो गया है। महाराष्ट्र के किसानों का मुनाफा बढ़े, इसके लिए सरकार ने प्याज पर लगने वाले एक्सपोर्ट टैक्स को भी आधा कर दिया है। हमने खाद्य तेलों के आयात पर 20% टैक्स लगाने का फैसला किया है। रिफाइंड सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल पर कस्टम शुल्क को भी काफी बढ़ाया गया है। इसका लाभ किसे होगा? हमारे देश के किसानों को होगा। उन्हें सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलों की ज्यादा कीमत मिलेगी। आज सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिस तरह सपोर्ट कर रही है, उससे महाराष्ट्र के कपास किसानों को भी बहुत फायदा होगा। साथियों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, महाअघाड़ी महाराष्ट्र को कमजोर करके सत्ता पाना चाहती है, जबकि महायुति का संकल्प महाराष्ट्र को मजबूत बनाने का है। मुझे खुशी है कि आज महाराष्ट्र एक बार फिर देश की प्रगति को नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ रहा है।
और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।